दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी सुपर टेट का शिक्षण कौशल का टॉपिक नंबर 3 देखेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। इसका मतलब ही होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए छात्र को केवल अज्ञात बातें पढ़ाना, या केवल शब्द आ गया तो निगेटिव होता है। कठिन शब्द भी क्या होता है, निगेटिव होता है। रटने वाला शब्द भी निगेटिव होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है केवल काल्पनिक। देखिए काल्पनिक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। ठोस एवं दृश्य वस्तुएं। सी का रहा है केवल अमूर्त विचार, और डी का रहा है केवल व्याख्यान। तो देखिए न तो केवल व्याख्यान होना चाहिए, न तो केवल अमूर्त होना चाहिए, ठोस और दृश्य वस्तुएं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए क्या होता है ना, ठोस। ठोस का मतलब जिसमें वस्तु को देख करके, छू करके चीज़ों को जल्दी समझा जा सकता है, ठीक ना। और फिर जब धीरे धीरे हम अमूर्त अवस्था में जाएंगे तो विचारों को समझेंगे, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, किस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार बालक अपनी रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार सीखता है। कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि किस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार बालक अपनी रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार सीखता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है ए क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए इसमें रुचि, क्षमता और आवश्यकता है, ठीक ना। बी है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। सी है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, और डी है नियोजन का सिद्धांत। तो देखिए जिसमें रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार सीखने की बात आती है तो वह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक ना। अर्थात व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस मनोविज्ञान पर आधारित है। कह रहा है जो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है यह किस मनोविज्ञान पर आधारित है, यह कौन मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया है। तो ये जो दिया गया है गेस्टालवाद, यह गेस्टालवाद पर आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर। देखिए गेस्टालवादी जो मनोवैज्ञानिक थे वर्दिमर, कोहलर, कोफका का यह मानना था कि हम पहले पूरी संरचना को देखते हैं, फिर उसके बाद भागों या अंगों को, जैसे पहले पूरा पेड़ देखना, फिर उसके बाद उसकी पत्तियों शाखाओं पर विचार करना, ठीक ना। तो गेस्टालवाद का बात है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षण का क्रियाशीलता का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है। तो ऑप्शन ए है शिक्षक के सक्रिय रहने पर। देखिए यहाँ पर क्रियाशीलता का सिद्धांत है, ठीक ना। जो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वह जो जोर देता है छात्र को करके सीखने के पर, ठीक ना। तो बी वाला दिया है छात्र को करके सीखने का अवसर देने पर। सी कर रहा है केवल किताबी ज्ञान पर। एकदम देखिए किताबी ज्ञान पर तो एकदम नहीं, निगेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल शब्द ही क्या होता है, नकारात्मक होता है। शांत बैठकर सुनने पर, क्या शांत बैठकर सुनने से क्रियाशीलता होगी, नहीं होगी। जिसमें क्या होगा, क्रिया होनी चाहिए, करके सीखना, मतलब जब करेंगे तो सीखेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि छात्र को करके सीखने का अवसर देना जरूरी है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे।
प्रश्न नंबर 6 है, सरल से कठिन की ओर सूत्र का सही प्रयोग है। कह रहा है सरल से कठिन की ओर। तो देखिए सरल का मतलब होता है पहले साधारण संप्रत्यय को बताना फिर जटिल, ठीक ना। पहले साधारण बताएंगे ना, सरल का मतलब होता है साधारण बताना, फिर उसके बाद कठिन का मतलब जटिल संप्रत्यय को बताना, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि छात्र को सबसे पहले आसान विषय वस्तु सिखानी चाहिए, फिर बाद में उसका जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो फिर उसको धीरे धीरे कठिन स्तर पर ले जाना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अर्थ है। अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अर्थ है। देखिए जो अनिश्चित का मतलब होता है जो स्पष्ट नहीं होता है, और निश्चित का मतलब होता है जो अस्पष्ट होता है, ठीक ना। तो अस्पष्ट एवं अस्पष्ट और अनिश्चित विचारों को स्पष्ट और तर्कसंगत बनाना ही क्या होता है, अनिश्चित और अनिश्चित का सूत्र कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बी कह रहा है बच्चों को हमेशा भ्रम में रखना। देखिए भ्रम में नहीं, बच्चों को भ्रम में रखेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएगा बच्चा, ठीक। और सी है कोई निश्चित समय सारणी न देखना। देखिए अगर निश्चित समय सारणी नहीं देखेंगे तो ये तो एकदम गलत है, ठीक ना। एक सारणी होनी चाहिए, केवल उत्तर याद करवाना। देखिए याद करवाना शब्द ही निगेटिव होता है, ठीक ना। रटवाना याद करवाना केवल शब्द आ गए तो ये निगेटिव है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षण के चयन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। कह रहा है शिक्षण के चयन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है छात्रों का चयन करना। देखिए यहाँ से चयन का सिद्धांत पूछ रहा है तो छात्रों का चयन करने से नहीं मतलब है। बी है विषय वस्तु को पाठ्यक्रम से हटा देना, ये भी नहीं। सी लक्ष्य और क्षमता के अनुसार उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चुनाव करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की ओर सूत्र का क्या अर्थ है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है जो वर्तमान में सामने दिखा है, ठीक ना। जो दिखाई दे रहा है जो सामने है वर्तमान समय में वही प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो काल्पनिक होता है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है जो वर्तमान में सामने है, और दूसरे अर्थात जो काल्पनिक बातों तक जाता है वह होता है अप्रत्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल अप्रत्यक्ष बातें सुनना है गलत। चित्र न दिखाकर केवल बोलना ये भी गलत। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछना ये भी गलत, ठीक ना। सीधे प्रश्न पूछने से मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक ना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात हो रही है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। स्लो पढ़ा है, चलिए स्लो पढ़ा देते हैं। कह रहा है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत विचारों पर आधारित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है जॉन डीवी का, बी है थॉर्नडाइक का, सी है स्किनर का, और डी है पावलोव का। कह रहा है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक ना। तो ये जो किया गया है जॉन डीवी के द्वारा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डीवी। देखिए जॉन डीवी का ये कौन मनोवैज्ञानिक है। जॉन डीवी प्रयोजनवाद मनोवैज्ञानिक है। इनका मानना था कि शिक्षा जीवन की ही तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है, ठीक ना। शिक्षा जीवन की तैयारी ही नहीं है बल्कि स्वयं शिक्षा क्या एक जीवन है, ठीक ना। कक्षा में या कक्षा के ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना ही शिक्षा कहलाता है, ठीक। इनका मानना था जॉन डीवी का। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अच्छा थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है। तो देखिए जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक ना। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और पावलोव का
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, विशिष्ट से समान की ओर शिक्षण सूत्र किस शिक्षण विधि की आत्मा है? विशिष्ट से समान की ओर, तो देखिए जो विशिष्ट से समान की बात होती है अर्थात वह आगमन विधि की बात हो रही है, ठीक ना, आगमन विधि की, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आगमन विधि। तो आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में जो होता है विशिष्ट से समान की ओर उदाहरण होता है, जो सूत्र होता है, ठीक ना। कहने का मतलब यह है कि आगमन विधि में पहले विशिष्ट का मतलब उदाहरण दिए जाते हैं, फिर बाद में एक समान नियम या निष्कर्ष को निकाला जाता है, वह बोला जाता है आगमन विधि। और निगमन विधि में, तो निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट होता है, ठीक ना, पहले नियम बाद में उदाहरण। अच्छा, प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है कौन है? किलपैट्रिक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, आगमन से निगमन की ओर सूत्र किस बात पर बल देता है? देखिए आगमन से निगमन की ओर, तो ऑप्शन ए है पहले उदाहरण देकर नियम बताना और फिर नियम का परीक्षण करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बी वाला दिया है केवल नियम रटवाना, तो ये तो होगा नहीं, केवल शब्द आ गया तो निगेटिव होता है, पहले ये समझ लीजिए। बी है और सी है केवल उदाहरण देना। देखिए केवल शब्द आ गया तो केवल दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सिर्फ एक है, उसका कई सोल्यूशन हो सकता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, नियोजन का सिद्धांत शिक्षक को किस कार्य के लिए प्रेरित करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है कक्षा में बिना तैयारी के जाना। तो नियोजन का सिद्धांत पूछा है ना, नियोजन का सिद्धांत, तो देखिए कक्षा में बिना तैयारी को जाना, ये बात तो गलत है। बी है शिक्षण के पूर्व कार्य योजना तैयार करना, यही होता है नियोजन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी कर रहा है केवल बच्चों को गृह कार्य देना, ये नहीं, समय पर परीक्षा न लेना, ये गलत। देखिए नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए इसका मतलब होता है कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किन टीएलएम का प्रयोग करना है, उनकी पूरी योजना क्या है, उसको बनाना ही नियोजन कहलाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 14 है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र में विश्लेषण का क्या अर्थ है? कह रहा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र में विश्लेषण का क्या अर्थ है? देखिए विश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण क्या होता है, उसको समझते हैं, ठीक ना। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी जटिल समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके समझना, यह होता है विश्लेषण, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी जटिल समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके समझना ही विश्लेषण कहलाता है। और संश्लेषण क्या होता है, बड़ी समस्या को एक साथ जोड़ करके समझना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध स्थापित करता है? देखिए जो सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत जो है, इसका मतलब ही है मित्रवत और सहयोगात्मक, ठीक ना। डरावना और तनावपूर्ण तो होगा नहीं, और पूरी तरह से उदासीन तो होगा नहीं, केवल औपचारिक तो होगा नहीं, तो मित्रवत और सहयोगात्मक। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण का सूत्र क्या है? देखिए अनुभव से तर्क की ओर, तो जो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, बच्चों के अनौपचारिक अनुभव को तार्किक और वैज्ञानिक रूप देना ही अनुभव से तर्क की ओर बात किया जाता है, ठीक ना।
क्योंकि जो बच्चा होता है अपने दैनिक जीवन में कुछ अनुभव करता है जो हो सकता है वह पूरी तरह से वैज्ञानिक ना हो सकता है। मतलब कुछ अनुभव करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह जो अनुभव कर रहा है वो वैज्ञानिक ही हो, वैज्ञानिक पद्धति पर हो। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। शिक्षण के पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्यों आवश्यक है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत का मतलब होता है अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए। ठीक ना। इसलिए पुनरावृत्ति करना जरूरी है, बार बार दोहराना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि अस्थायी ज्ञान बनाना है। ठीक ना। तो जो पढ़ेंगे उसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी अस्थायी ज्ञान बनेगा। ठीक ना। कहने का मतलब यही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत कक्षा में क्या सुनिश्चित करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 केवल शिक्षक का नियंत्रण, तो ये तो करेगा नहीं। बी कह रहा है सभी बच्चों को समान अवसर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। सी कह रहा है केवल मेधावी छात्रों को प्राथमिकता। देखिए केवल शब्द आ गया तो निगेटिव है, तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। अनुशासनहीनता, ये भी गलत है। कह रहा है इसका जो सही जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत की बात करेगा, सभी बच्चों को एक समान अवसर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेगा। ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए लोकतंत्र का अर्थ ही होता है बिना किसी भेदभाव के बच्चों को प्रश्न पूछने पर, विचार करने पर, भाग लेने में स्वतंत्रता देना। ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 हो गया। 19 रुचि का सिद्धांत सफल शिक्षण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए जो रुचि होता है, अगर बच्चों में रुचि होगी, ठीक ना, रुचि ध्यान की कमी। रुचि ध्यान की क्या है? ध्यान सुनिए, एक सूत्र है रुचि ध्यान की माँ है। ध्यान दोगे तब रुचि आएगी, तभी ध्यान की माँ है, समझ लीजिए। ठीक ना। रुचि क्या है? ध्यान की माँ है। यदि बालक की रुचि किसी भी विषय में जागृत हो जाती है तो वह उसे जल्दी सीखता है। ठीक ना, बिना किसी तनाव के। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि रुचि होने पर ध्यान केंद्रित होता है और अधिगम तीव्र होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। सुगम से कठिन की ओर और सरल से जटिल की ओर में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए दोनों लगभग समानार्थी ही है। सुगम से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर। सुगम होना, सरल होना, साधारण होना, सरल मतलब साधारण होना, कठिन, कठिन का समझ रहे हैं, कठिन होना, जटिल होना, बात दोनों एक दोनों के क्या है? समानार्थी है लगभग। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। विभाजन का सिद्धांत किस अन्य शिक्षण सूत्र से मेल खाता है? विभाजन का सिद्धांत, तो देखिए ये जो विभाजन का मतलब है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जो जाता है। ठीक ना। तो इससे मेल खाता है। देखिए विभाजन के सिद्धांत में पूरे पाठ को छोटे छोटे पदों या इकाइयों में बांट दिया जाता है, जो विश्लेषण विधि का ही एक रूप होता है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण सूत्र का मुख्यतः किसके लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं? केवल छात्रों के लिए, केवल अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, शिक्षा अधिकारियों के लिए? तो देखिए शिक्षकों के लिए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यह कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो TLM होता है, मैक्सिमम टीचिंग होती है, वह जो होता है शिक्षकों के लिए प्रभावी शिक्षण बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है अभिप्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण के या शिक्षण में क्या भूमिका निभाता है? जो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत होता है शिक्षण में कौन सी भूमिका निभाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से तत्पर करता है। बी कह रहा है छात्र को केवल अंक लाने के लिए बाध्य करता है। देखिए
अंक वाली बात आ गई तो पहले गलत, केवल शब्द आ गया तो निगेटिव है, यहाँ से गलत हो गया ऑप्शन। सी कर रहा है कक्षा में सन्नाटा बनाए रखना। सन्नाटा बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक ना, अभिप्रेरणा थोड़ी ना जागृत होगी। पाठ को अधूरा छोड़ देना, अगर अधूरा पढ़ करके छोड़ देंगे तो क्या अभिप्रेरणा कोई जागृत होगी? नहीं होगी, और नकारात्मक उद्देश्य होगा, इसलिए वो गलत है। तो इसका जो सही जवाब क्या निकल के आ रहा है, छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से तत्पर करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है प्रकृति के अनुसरण का सूत्र मुख्य रूप से किन विचारक की देन माना जाता है? तो देखिए जो माना जाता है रूसो का, ठीक ना। थोड़ा फास्ट चलेंगे। प्रश्न नंबर 25 है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्यों आवश्यक है? देखिए निश्चित उद्देश्य का जो सिद्धांत है यह जो है शिक्षण को भटकने से बचाने और केंद्रित रखने के लिए आवश्यक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भूगोल पढ़ाते समय पहले अपने शहर या गांव के बारे में बताना और फिर देश या विश्व के बारे में बताना किस सूत्र का उदाहरण है? तो देखिए जो है पास से दूर की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, ठीक ना, नियर फॉर टू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है सृजनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत बालक के किस क्षमता का विकास करता है? तो देखिए जो करता है मौलिक चिंतन और नवीन विचारों का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन तेज पढ़ा रहे बस ऑप्शन के अनुसार। गणितीय प्रमेयों की उत्पत्ति में समांतर किस सूत्र का प्रयोग और अंतिम चरण में क्या होता है? तो देखिए अंतिम चरण में जो विश्लेषण से संश्लेषण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों और गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षण सूत्र का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो देखिए जो होना चाहिए मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक बाल विकास। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो देखिए टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।